नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ मेरे बहुत सुंदर लेखक और बहुत ही प्यारी मित्र और लेखिका नुपुर दीक्षित जी और अरविंद अग्रवाल जी के साथ। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और नुपुर दीक्षित हमारे साथ दुबई से जुड़ रही हैं। अरविंद अग्रवाल जी के साथ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और नुपुर दीक्षित हमारे साथ दुबई से जुड़ रही हैं। अरविंद अग्रवाल जी के साथ ये वॉइस एको आ रही है मेरी, मुझे एक सेकंड दीजिए। आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स का दिन है मुझे लगता है, जिस वजह से हम आज लेट हुए हैं। नमस्कार नुपुर जी, नमस्कार अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सपना जी, नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते नुपुर जी, नमस्ते सपना जी। आज की जो संध्या है हमारी लेखक वार्ता, जिसमें हम आज जुड़े हैं आपसे, हम बहुत कुछ आपसे सीखना चाह रहे हैं और हमारी नुपुर जो दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं आप दोनों। बहुत बहुत आभार सबसे पहले आपका समय देने के लिए। और शुरुआत में मैं यही कहना चाहूँगी, नुपुर को जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले नुपुर आज का संचालन करने वाली हैं और नुपुर को वैसे हम में से कई लोग जानते हैं, कई लोग जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा परिचय है जो मैं देना चाहूँगी। नुपुर, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल जी। नुपुर जो है बहुत उत्साही पाठक है हमारी और एक स्वतंत्र लेखक हैं। अब तक 13 वर्षों से ज़्यादा के कार्यकाल में इन्होंने जीवन शैली, यात्रा, स्वास्थ्य, पर्यावरण से संबंधित बहुत विभिन्न शैलियों पर लेखन के माध्यम से अपने पाठकों के साथ जुड़ी हैं। और प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में पूर्व उप संपादक के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई। ये खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI और महिला और बाल विकास क्षेत्रों में भी काफ़ी काम किया है इन्होंने। इसके अलावा वेब दुनिया में भी इन्होंने दैनिक भास्कर, स्वराज, राज एक्सप्रेस, कई अनगिनत पत्र पत्रिकाओं में 3000 से ज़्यादा मुझे लगता है इनके जो है आर्टिकल्स छप चुके हैं। और वैसे तो ये इंदौर की हैं, लेकिन फ़िलहाल ये दुबई में कार्यरत हैं और अपने परिवार के साथ वहाँ रह रही हैं। इसके अलावा फिलीपींस से भी ये जुड़ी रेडियो स्टेशन के माध्यम से। इनका नवभारत में भी एक बहुत प्यारा कॉलम आता था, दुबई डायरी। अभी तक आता है क्या नुपुर? नहीं, अभी वो कॉलम अभी बंद हो गया है। अभी बंद है, पर अभी काफ़ी समय तक आता रहा है और जी जी। बहुत सुंदर लेखन नुपुर ने इतने वर्षों में किया और इतनी लोगों से जुड़ी रही हैं। आज नुपुर की वजह से हम डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी से जुड़े हैं, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई नुपुर। इस मंच के साथ आप इतने विख्यात लेखक और इतने क्या कहना चाहिए हिंदी के उपासक, उनके साथ हम एक हिंदी उत्सव मना पा रहे हैं, ये हमारी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। यूबीआई के इस मंच पर आप दोनों का स्वागत है, पूरी यूबीआई टीम की ओर से आपका अभिनंदन। नुपुर, अगर आप करना चाहें तो प्लीज मुझे पूरे मंच को डॉक्टर अग्रवाल से भी परिचित कराएं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, एक इतना खूबसूरत मंच हमें उपलब्ध करवाने के लिए और हिंदी से जुड़े दूसरे पहलुओं पर बात करने के लिए। क्योंकि जब हिंदी का जिक्र निकलता है तो अक्सर हमारी चर्चाओं का केंद्र साहित्य पर जाकर ठहर जाता है, लेकिन आज हम साहित्य से परे इस भाषा की और क्या गुणवत्ता है और क्या उपयोग है और क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मंच उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म ही उन लोगों का है जो शब्दों के साधक हैं, तो इन्हीं सारे शब्दों के साधक और कला के साधकों को मैं एक और शब्दों के उपासक से परिचित करवाती हूँ। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल आज हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब ने कई किताबें लिखी हैं, खासकर उनका विषय जो रहा वो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के इर्द गिर्द रहा और लंबे समय तक शिक्षण से जुड़े रहने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे देश में व्यापार और व्यवसाय को लेकर जो प्रशिक्षण किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उनका मूल कहीं
पाश्चात्य संस्कृति से निकाला जा रहा है। तो उन्होंने पहली बार एक कोशिश की व्यावसायिक शिक्षण यानी MBA को हिंदी में किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, MBA को, उसके सिद्धांतों को। और भारत एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति वाला देश है, तो इन्होंने इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी कि व्यवसाय में नैतिकता को स्थापित करने के लिए व्यावसायिक उपनिषद नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा भी सर के बहुत सारे किताबें हैं जिनके पढ़ने वाले विश्व भर में हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि समूचे विश्व में उन्हें पढ़ने वाले, उनको चाहने वाले हैं। तो सर आज इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे चर्चा कर पाएंगे। मेरा भी सौभाग्य है नुपुर जी और सपना जी कि आपके प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से एक बहुत संभ्रांत ऑडियंस, संभ्रांत श्रोतागण से चर्चा हो रही है। और जैसा सबके साथ होता है, अभी मेरी भी यात्रा जारी है, तो अभी गंतव्य बहुत दूर है। आप अपनी बात, अपने प्रश्न रखिए तो हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पिछले जो 2 साल हमारी पूरी दुनिया ने देखे हैं, हम काफी भावनात्मक उतार चढ़ाव से रूबरू हुए। हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत सारा ऊंच नीच देखी। तो ऐसे समय में जब हमारी पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं, ऐसे समय में क्या भाषा की शुद्धता हमारे इन सवालों का जवाब दे सकती है? हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव, हमारी अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, क्या कहीं जाकर ये भाषा से जुड़ते हैं? नुपुर जी, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्न से पूरी चर्चा का आरंभ किया है जो थोड़ा कठिन भी है और थोड़ा सरल भी है। इस प्रश्न के 2 पहलू हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव और जो परेशानी जिसको एक व्यक्तिगत स्तर पे और कलेक्टिवली सामूहिक स्तर पे भी सबने देखा है। क्या इसका उत्तर शुद्ध भाषा के अंदर कहीं पर है? अपने विचार में 2 पार्ट्स में रखना चाहूंगा और अपने विचार रखने से पहले मैं श्रोताओं से सिर्फ यही आग्रह करना चाहूंगा कि किसी जटिल विषय के ऊपर एक ही वक्तव्य से कोई कंक्लूजन कंक्लूजन ना निकालें। अब फिर भी शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। मैं अपनी बात व्यवस्थित रूप से अपने दर्शकों और श्रोताओं के सामने रखता हूं। जहां तक भावनात्मक उतार चढ़ाव जो पिछले 2 वर्षों में हम सब ने देखा, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में पूछा, ये बात तो ठीक है कि सामूहिक स्तर पर पेंडेमिक के कारण भावनात्मक उतार चढ़ाव लगभग प्रत्येक परिवार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखा है, अनुभव किया है और उस पीड़ा से निकले हैं। किंतु भावना को यदि हम समझें, 1 मिनट को रुक कर पिछले 2 साल की घटनाओं को एक तरफ रख के यदि भावनाओं को समझें, तो व्यक्तिगत स्तर पर भावनाओं का ऊंचा नीचा होता रहना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और भावनाओं का सीधा सीधा संबंध हमारे आर्थिक स्थिति से होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि एक नवयुवा मध्य प्रदेश में एक छोटे से शहर, मान लीजिए कि देवास से, पहली बार बॉम्बे आता है एक जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए, और वो बोरीवली उतरता है या बॉम्बे सेंट्रल उतरता है, तो सडनली उसके लिए सब कुछ एकदम नया होता है और वो भावनात्मक रूप से हिल जाता है। उसको बॉम्बे की जो 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 चमक है उससे 1 मिनट के लिए घबराहट हो जाती है और उस घबराहट में भाग के वो टैक्सी लेना चाहता है, क्योंकि ट्रेन उसको कैसे चलेगी समझ में नहीं आता। और जब वो टैक्सी लेता है तो जो ट्रेवलिंग वो 10 रुपए में कर सकता था, सपोज उसको मुंबई सेंट्रल से बोरीवली जाना है, तो उसी के लिए वो 1,500 रुपए टैक्सी में खर्च करेगा। तो जो बात 10 रुपए से हो सकती थी वो 1,500 रुपए में होगी पूरी। तो जब भी हम भावनात्मक रूप से हिल जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति पे उसका कोई ना कोई
असर पड़ता ही है। और ये बात मार्केट बहुत अच्छी तरह जानता है। और जब भी आप किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को देखेंगे तो वो हमारे को किसी न किसी रूप में या तो कमजोर बनाते हैं, या लालायित करते हैं, या डर दिखाते हैं। मतलब सारी पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे डर को केंद्र में रख के अरेंज की गई है। उसका पूरा विन्यास जो है हमारे डर को उठा उठा के हमारे सामने दिखाया, यदि ये हो गया तो भावना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी व्यक्तित्व का। और यदि हम उस पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं हम नियंत्रण खो देंगे। सो पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि भावना और भावना के ऊपर हमारा नियंत्रण। दूसरी बात जो जैसे अभी आपने कहा कि क्या इसकी भाषा की शुद्धता से कोई संबंध है, उसके लिए मैं दो ही शब्द बोलना चाहूंगा कि भाषा की शुद्धता का स्टार्क कंट्रास्ट है भाषा की अशुद्धता। हम जाने अनजाने बोलचाल में इतने सारे इंग्लिश और उर्दू अरेबिक वर्ड्स ले आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने हिंदी यूज की, कब हमने उसमें थोड़ा उर्दू मिक्स कर दी और कब उसमें इंग्लिश मिक्स कर दी। और इस बारे में मैं अपने सभी श्रोताओं को एक पुस्तक का नाम सजेस्ट करना चाहूंगा, पीडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। पॉलो फ्रेरे की छोटी सी पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया है कि जब एक आक्रांता किसी देश पे या किसी समुदाय पे बहुत समय तक नियंत्रण रखते हैं तो उस समुदाय की, उस देश की साइकोलॉजी कैसे बिगड़ जाती है और जाने अनजाने वे आक्रांता की तरह बनना चाहते हैं। तो महसूस करना, कोशिश करना, किताब, ये सब उर्दू के शब्द हैं। और हम पिछले, एटलीस्ट भारत के कंटेक्स्ट में, पिछले लगभग 1200 साल से हम किसी न किसी रूप में हमारी जो ओरिजिनल हमारी जो पर्सनालिटी है, ओरिजिनल हमारा जो भाषा है और भाषा से आने वाला जो आत्मसम्मान है, उसको हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। अदरवाइज भारत हमेशा से एक संपन्न राष्ट्र रहा है और भारतीयों की मानसिकता एक संपन्नता वाली मानसिकता रही है, उद्यमिता वाली मानसिकता रही है। तो शब्दों के माध्यम से हम अपनी उसी आत्मसम्मान को, उसी उद्यमिता को एक बार यदि फिर से ढूंढ सके तो संभवतः हम उस अस्थिरता से, जिसके कारण 10 रुपए की जगह 1500 रुपए दे रहे हैं, शायद हम वापस डिस्कवर कर लेंगे और एक बार वापस समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे, स्थिरता की ओर चल पड़ेंगे। बहुत खूबसूरती से आपने भाषा और हमारे समस्याओं के बीच संबंध कायम किया कि किस तरह जब हमारी भाषा शुद्ध होती है तो हमारी सोच और विचार भी शुद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं इस टॉपिक पे एक और विरोधाभासी सा प्रतीत होने वाला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जब भी हमारे देश में मैनेजमेंट एजुकेशन की बात होती है तो प्रबंधन की शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है तो सीधे सीधे इसके तार अंग्रेजी से जोड़ दिए जाते हैं। जो बच्चे अच्छे प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश भी लेना चाहते हैं उन्हें भी पहली शर्त यही बताई जाती है कि सबसे पहले आप अपनी अंग्रेजी को परिष्कृत कर लीजिए, उसे निखार लीजिए। क्या लगता है आपको, जब जिस दौर में कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रवेश करने के लिए भी अंग्रेजी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, उस दौर में भाषा की शुद्धता या हिंदी के विस्तार की, इसके परिष्कृत स्वरूप की बात करना कितना जरूरी है, कितना महत्व है इसका और ये कितना प्रासंगिक है? जी जी ये प्रश्न रोचक इसलिए है क्योंकि एक और तो हम भाषा की शुद्धता की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर अंग्रेजी के कारण जो हमारे मन में एक असमंजस हो जाती है। और सुंदर प्रश्न है। देखिए, इसका उत्तर देने के लिए मैं अपने सभी श्रोताओं को
अर्थव्यवस्था और शिक्षा, इकोनॉमी एंड एजुकेशन, आज जिस रूप में हम इन दोनों चीजों को, इन दोनों फिनोमिना को देख रहे हैं, उसकी शुरुआत कहां पर से हुई, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा। एक संकेत देता हूं यहां पर मैं भी कि जिस रूप में आज हम शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत और इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं और इकोनॉमी को देख रहे हैं, उसकी जड़ें लगभग 300, 350 या लगभग 400 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, राइट। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास हुई, उस समय मास मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। मास मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट के आने के साथ साथ फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई। फैक्ट्रियों में एक साथ बहुत सारे कामगार की जरूरत पड़ी, और वो कामगार कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए जो लोग अभी तक खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे, उनको फैक्ट्री के वर्कर बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के प्रोसेस के माध्यम से शिक्षा तंत्र का निर्माण हुआ। तो लोगों को अपनी आजीविका, जो नेचुरल एक आजीविका का जो एक डिजाइन होता है, लाइफ का एक डिजाइन होता है, उससे उठा के असेंबली लाइन पैटर्न में जीने के लिए शिक्षा तंत्र का निर्माण हुआ। और ये जो हम देख रहे हैं सिर्फ 300-400 साल पुराना है। तो कॉर्पोरेट जगत में अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट, शिक्षा, कॉर्पोरेट और इकोनॉमी और इंग्लिश, इन सबका इंटरडिपेंडेंस जो है, ये 300-400 साल पुराना है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें दो बात याद रखनी है। एक बात तो बहुत पुराने समय से है कि एक उद्यमी का जो सोचने का प्रोसेस होता है, उद्यमी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जॉब ढूंढने वाले एक नवयुवा की बात नहीं कर रहा हूं। एक उद्यमिता, मतलब एक जॉब में रहते हुए भी एक एम्प्लॉय बहुत उद्यमी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जॉब में कोई बुराई है, लेकिन उद्यमिता की सोच होती है वो लैंग्वेज से बियॉन्ड होती है, राइट। ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द कस्टमर्स, राइट। तो वो उद्यमिता की सोच जो है, उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इंटरनेट के माध्यम से अभी हम जुड़े हुए हैं, सपना जी मलेशिया में है, आप दुबई में हैं, मैं बॉम्बे में हूं। इंटरनेट एक माध्यम है जिसने ये संभव बनाया कि अलग अलग टाइम जोन में रहते हुए भी हम आपस में एक साथ जुड़ सके। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश एक माध्यम बनाता है ताकि हम अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ, मार्केट्स के साथ कनेक्ट कर सकें। तो इंग्लिश को हमें एक लैंग्वेज की तरह कम और एक टूल की तरह ज्यादा देखना चाहिए। जब हम अपने मस्तिष्क में इस चीज के लिए क्लियर रहेंगे कि इंग्लिश इज अ टूल, देन आई थिंक। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। इससे बहुत सारे जो भ्रामक विचार है वो हमारे पास से दूर हो जाते हैं। एक तो किसी भाषा को एक टूल, एक उपकरण के तौर पर जब हम अपनाते हैं, तो सबसे पहले ये भय खत्म हो जाता है कि हमारी भाषा खत्म हो जाएगी या हमारी भाषा खतरे में है। सर, आपने खुद भी एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक ही भाषा शुद्धि है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो लोग हैं, हमारे दर्शक, हमारे साथी हैं, उन्हें आप अपनी इस किताब के बारे में कुछ बताएं। जी, ये जो पुस्तक है, हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली, इनफैक्ट प्रेस से कल आने वाली है। वो आज अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो अभी ट्रांजिट में है, मतलब प्रेस से चल चुकी है लेकिन मेरे पास नहीं पहुंची अभी। इसका जो उद्भव हुआ, हाउ इट ओरिजिनेटेड, करीब साल भर पहले मैंने जो व्यवसाय उपनिषद, जो दूसरी बुक थी, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन, मतलब कैमरे पे, ये व्यवसाय उपनिषद मैंने फर्स्ट राउंड लिखना और करीब इसकी एक लिमिटेड कुछ 100 प्रतियां मैंने साल भर पहले प्रिंट की। और पहली बार जब मैंने इसको लिखा, मतलब इसका जो पहला प्रिंट था, वो तो एक फ्लो जिसको बोलना चाहिए कि एक जैसे विचार आ रहे हैं लिखते जाओ, उस हिसाब से मैंने लिख दिया। अभी जैसे देखिए मेरे जुबान में जुबान और हिसाब, ये दो शब्द आ गए,
लेकिन जी बातचीत में तो ठीक है, लेकिन वही चीज पुस्तक के अंदर, और वो पुस्तक जिसका नाम व्यवसाय उपनिषद है, जो संकेत देता है कि इसका संबंध हमारी संस्कृति और हमारे हमारे उद्भव मूल से है, तो वहां पर उस तरह के शब्द आना मुझे थोड़ा सा असहज लग रहा था। तो जी हुआ ये कि इस पुस्तक को जब मैंने स्वयं एक रीडर के दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसे शब्द मिलने शुरू हुए जिसका ओरिजिन हिंदी से नहीं था। और मैंने जब नोटिस करना शुरू किया, तो धीरे 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 मेरे पास करीब 150, 200, 300 शब्द निकल के आने लगे यहाँ से। और यदि पुनरावृत्ति देखें, रिपीटेशन देखें, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब इस बुक में करीब करीब 1.5 लाख वर्ड हैं, 1.5 जी मतलब 15 मिलियन वर्ड्स। और जब मैंने लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एडिशन किया, इस तरह के नॉन हिंदी वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसको, तो लगभग 300 शब्द निकल के आए। और साइमल्टेनियसली ये हुआ कि ये एडिटिंग जब मैं कर रहा था, उसी समय ट्विटर पे भी कुछ लोगों ने थ्रेड्स डालने शुरू किए कि रोज हम एक उर्दू शब्द के लिए हिंदी शब्द का रिप्लेसमेंट सीखेंगे। तो मैंने आई कुड कोरिलेट कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है लोगों के अंदर। और वो थ्रेड जिन्होंने लिखना शुरू किया था, उन्होंने 10, 12, 15 वर्ड्स लिखने के बाद बंद कर दिए। तो मेरे को जी समझ में आ गया कि इसमें जितनी मेहनत चाहिए, वो जितनी परिश्रम चाहिए, उतना लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और सिर्फ मात्र शब्दों को उर्दू से हिंदी सजेस्ट करने के स्थान पर मैंने उसके पीछे जो रैशनल होता है, उसके पीछे जो लॉजिक होता है, उसकी जी एक व्याख्या देते हुए करीब करीब 15-20 पेजेस का एक प्रस्तावना मैंने लिख के इसको पूरी पुस्तक के रूप में छोटा सा कन्वर्ट कर दिया। उस हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली में करीब 900 ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में जाने अनजाने शामिल हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। मैं जानबूझ के इशारा देने के लिए, संकेत देने के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ। जी जी पर मुझे लगता है कि कभी-कभी भाषा खूबसूरत भी हो जाती है जब उसका रूप समृद्ध हो जाता है, जब बहुत सारे शब्द मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं उसमें अन्य भाषाओं के। जैसे अंग्रेजी ने हिंदी के कई शब्दों को अपनाया है, उनकी हाँ डिक्शनरी में स्थान दे दिया है। जी। बहरहाल हम वापस लौटते हैं आपकी विशेषज्ञता की तरफ। आपका व्यवसाय विषय में काफ़ी आपकी विशेषज्ञता है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि भारत में बहुत सारा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में बिज़नेस होता है, बहुत सारा व्यापार होता है, जिसके जी बारे में बहुत सारे आंकड़े नहीं हैं, बहुत व्यवस्थित दस्तावेजीकरण जिसका नहीं हुआ है। क्या इस व्यवसाय को संगठित बनाने में या इसे और अनुशासित बनाने में भाषा कोई भूमिका अदा कर सकती है? जी अवश्य ही व्यवस्थित रूप से बिजनेस करना एक स्पीड स्ट्रेटेजी होती है, और जिसको हम असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा योगदान देता रहा है और देता रहेगा, इसीलिए जी इस पुस्तक को, क्योंकि उस तरह का व्यवसाय करने वाले जो उद्यमी वर्ग हैं, वो अधिकांशतः यदि हम फॉर्मल एजुकेशन की लेंस से देखेंगे तो वो अशिक्षित की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब किसी ने एमबीए नहीं किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल वो बिजनेस कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसे असंगठित क्षेत्र में भी क्योंकि ऐसे असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के अंदर भी विकास की और उनके उनके एंटरप्राइजेस में विकास की थोड़ी संभावनाएं होती हैं। इसीलिए ऐसे ऑडियंस तक पहुंचने के लिए व्यवसाय उपनिषद पहले मैंने हिंदी में लिखी, ताकि हम उनके साथ वो जो भाषा समझते हैं उस भाषा में संवाद कायम कर सकें, और उनको वो क्वालिटी एजुकेशन और दृष्टिकोण दे सकें जिसके साथ वो अपने व्यवसाय को थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर सकें। तो डेफिनेटली भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इस पूरी पुस्तक में मैंने उनको एक दृष्टिकोण दिया है कि हालांकि आप असंगठित क्षेत्र में हैं, लेकिन एक सही असेसमेंट करके अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने दृष्टिकोण से
यदि आवश्यक है और यदि उपयोगी है तो इंग्लिश भी आप अवश्य सीखें, क्योंकि इंग्लिश आज के समय में एक टूल की तरह है। जो यदि कोई ऑर्गेनिक सोप बनाने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है जो खंडवा में काम कर रही है, तो वहां से वो यदि इंग्लिश आती है तो अपना ऑर्गेनाइज करके अपना बिजनेस, अपना जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला सकती है। ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं तो कम से कम ऑल ओवर इंडिया फैला सकती है। तो इंग्लिश के कारण बहुत हेल्प रहती है, और मैंने कम से कम 4-5 केसेस इस बुक के अंदर दिए हैं कि इंग्लिश नहीं आने के कारण कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी से सीखें और इंग्लिश सीख के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। हिंदी के माध्यम से व्यवसाय करना सीखें और इंग्लिश के माध्यम से कस्टमर्स के साथ और मार्केट के साथ कनेक्ट हों। तो ये एक लेफ्ट और राइट जैसे कदम कदम की स्ट्रेटेजी होती है, एक कदम लेफ्ट एक कदम राइट वाली स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो असंगठित क्षेत्र के उद्यमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी देश में, सिर्फ भारत में ही नहीं। जी बिल्कुल सर। ये तो बात हुई बड़े लोगों की, प्रौढ़ शिक्षा की या बड़ी उम्र में व्यवसाय करने वाले लोगों की। अगर इसी बात को हम बच्चों के संदर्भ में देखें तो बच्चों की शिक्षण भी आजकल मातृभाषा में नहीं हो रही, खासकर हिंदी को विशेष तवज्जो नहीं दी जा रही बच्चों की शिक्षा के मामले में। तो मैं चाहूंगी आप दोनों पहलुओं से हमें बताएं, अकादमिक पहलू से कितना महत्व है भाषा का किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, किसी विषय को पढ़ाने के लिए एज ए टूल कौन सी भाषा इस्तेमाल की जा रही है उसका, और बतौर पेरेंट्स जब हम अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं या परिवार में जिस भाषा को अपनाते हैं, कितना अहम है वहां पर अपनी भाषा का अपनाया जाना। आपके प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं और हम आपस में चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाषा का शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए इस पर तो अनेक दशकों से नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर्स भी एक मत नहीं हो पाए हैं। राइट, हर 5 साल 10 साल में एक नया एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं। कभी 5वीं तक मातृभाषा में होना चाहिए, कभी दूसरी से इंग्लिश आ जानी चाहिए, कभी XYZ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं। तो इस प्रश्न को मैं एज अ पेरेंट ही रिप्लाई करूंगा फिलहाल। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, परिवार में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या जो फैमिली की जो परिवार की भाषा होती है वो आती ही है। और हम कितना भी रिलोकेट हो जाएं, क्योंकि इंडियंस आज दुनिया में यदि 200 देश हैं तो शायद 201 देश में इंडियंस मिल जाते हैं। तो हम कहीं भी रहें, हमारी जो मातृभाषा है, यदि हम मध्य प्रदेश से हैं तो हिंदी, और यदि हम तमिलनाडु से हैं तो तमिल, और यदि हम बंगाल से हैं तो बंगाली, यदि हम न्यूयॉर्क में रह रहे होंगे तो भी हमारे परिवार में मातृभाषा आ ही जाती है। और उसमें दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो हम बच्चों को मातृभाषा से अच्छी तरह से परिचित जरूर कराएं, और इसी दिशा में, क्योंकि एक तरह से एक व्यवस्थित रूप से पिछले कम से कम 5-6 दशकों में शिक्षा तंत्र के माध्यम से और नीतियों के माध्यम से हम पेरेंट्स दूर और दूर होते जा रहे हैं। मतलब अब हिंदी जो है, हिंदी के अंक पहचानना मुश्किल हो जाता है, या जरूरत के स्थान पर यदि मैं आवश्यकता बोल दूं तो एक थोड़ा एक अटपटापन लगता है। तो ये जो भाषा, अपनी मातृभाषा के लिए जो एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आने लगी है, स्ट्रेंजर वाली फीलिंग, हम बात तो करते हैं लेकिन हमारी बात में, जैसे लिंग्विस्टिकली बोलते हैं, लिंग्विस्टिकली हमारी बात में, लिंग्विस्टिकली मैं तो स्टैटिस्टिकली बोल सकता हूँ कि हमारी बातचीत में, इनफैक्ट इस चीज को मैंने हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली में मैंने कवर किया है, हमारी बातचीत में 15% से लेके 40% तक की अशुद्धता होती है। और हम इस चीज को समझें या ना समझ पाए, और जो सोशियोनॉमिक्स के हिसाब से, सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि जाने अनजाने हम अपने
आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते चल रहे हैं। तो इस दिशा में एटलीस्ट पेरेंट्स के बीच वापस जागरूकता लाने के लिए ही मैंने हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली को कंपाइल करने में समय दिया। लगभग मुझे 1 महीने का समय लगा, और ताकि पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, पॉलिसी मेकर्स के अंदर, राइटर्स, जर्नलिस्ट्स, इन ये जो एक सेगमेंट है मार्केट समाज का जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है ना, नैरेटिव जिसको बोलना चाहिए जनवार्ता, राइट? जनवार्ता का नेतृत्व करने वाले जो वर्ग हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब के अंदर एक जागरूकता वापस आए, इसीलिए मैंने हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली का संकलन किया। और ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब एक उद्यमी और एक मार्केटियर का एक स्ट्रेटेजी लगाई है कि ये छोटी सी पुस्तक है, मात्र कुछ 72 या 80 पेजेस की बुक है, और ये बुक को मैंने सेलिंग स्ट्रेटेजी जिसको बोलना चाहिए, उपलब्ध कराने की जो स्ट्रेटेजी रखी वो ये कि एक साथ ये 3 कॉपीज में अवेलेबल होगी। एक कॉपी आप स्वयं पढ़िए, और जागरूकता लाने के लिए यदि आपको अच्छा लगे तो 2 कॉपीज 2 अपने मित्रों को दे दीजिए। तो जागरूकता लाने के जो मतलब एक तरंग, एक शुरुआत मैंने किताब लिखने से कर दी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम तो पाठकों और श्रोताओं का रहेगा। और इसीलिए जैसे सवेरे स्वप्ना जी से बात हो रही थी, शायद स्वप्ना जी बाद में अनाउंस करेंगी, आज के इवेंट के पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। स्वप्ना जी शायद इस बारे में बाद में बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बल्कि अभी भी कहना चाहूंगी और श्रोताओं को जोड़ना चाहूंगी हमारे वार्तालाप के साथ, क्योंकि जब श्रोता जुड़ेंगे और उनके कुछ प्रश्न अगर मन में होंगे तो सर हमारे बीच हैं, और मुझे लगता है कि नुपुर अगर चाहे तो हम प्रश्न बोल सकते हैं उन्हें, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, खासकर भाषा के शुद्धिकरण पे, क्योंकि यूबीआई जो मंच है वो ज़्यादातर लेखकों का मंच है, और लेखन से जुड़े हुए जो हमारे श्रोता हैं, ज़्यादातर श्रोता हमारे वही हैं जो भाषा पे ज़्यादा जानना चाहेंगे, त्रुटियों के बारे में जानना चाहेंगे। मैं भी श्रोताओं से प्रश्न लेना चाहूंगा डेफिनेटली। तो उस पर भी बिल्कुल, और मैं बल्कि सर से उस सुबह जो बात हुई है मैं उन सभी को बता दूं, आज जो श्रोता हमारे साथ जुड़े, काफ़ी सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, और उन सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप सबके लिए खास जो है तोहफा है। अब फिर से सर कहेंगे कि ये शब्द हिंदी का आ जाता है, पर मुझे लगता है कि ठीक है, अभी इस वक्त हम उतने शुद्ध भाषी नहीं हो पाए हैं, तो काम चला लेते हैं कुछ शब्दों से। तो आज का जो हमारा जो वार्तालाप होने वाली है, सर की एक किताब है, उसके बारे में ये भी बताना चाहूँगी, सर ने हमारे लिए स्पेशल यूनिक एक हमारे लिए प्रोमो कोड बनाया है, जो कि जिसके माध्यम से आप जो भी श्रोतागण जुड़े हैं, आप जब वहाँ पे कुछ प्रेषित करेंगे, आपका जो भी कमेंट आएगा, तो मैं उसी माध्यम से आपके साथ जुड़ पाऊंगी और आप तक पहुँच पाऊंगी, और आप लोगों को एक स्पेशल यूनिक कोड, एक खास कोड आपके लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप एक डिस्काउंट ले सकते हैं। मुझे लगता है कुछ मैं आपको चाहिए तो मैं आपको पिक्चर किताब की और कहाँ मिलेगा ये भी बता सकती हूँ। आप जब सही समय समझे मुझे बुला लीजिएगा वापस। बताओ, जो सुन रहे हो तो क्वेश्चन भी पूछो, कोई क्वेश्चन है तो आराम से सर जवाब दे सकते हैं, अभी समय है हमारे पास सर का। जी डेफिनेटली जी बिल्कुल, श्रोताओं के सवालों का मैं भी स्वागत करूंगी, क्योंकि आपके सवालों से ही ये चर्चा अपने मूल मकसद तक पहुंच पाएगी। जब सबकी भागीदारी होगी, सब इसमें शामिल होंगे। अरविंद जी, मैं यहाँ आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। दरअसल जैसा कि आपने पहले भी कहा कि भाषा एक माध्यम है या एक टूल है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, तो अभी आपने जन वार्ता के बारे में एग्जाम्पल दिया कि जो लोग जन वार्ता या एक जन विचार कायम करने में भूमिका निभाते हैं, अक्सर उनकी भाषा में भी अशुद्धियां देखी जाती हैं, और जब भाषा शुद्धि के संदर्भ में उनसे बात की जाए
तो उनका एक तथ्य होता है कि वो कहते हैं कि हमारा मकसद है कि संदेश सुनने वालों तक स्पष्ट पहुंचे, चाहे हमें भाषा थोड़ी भाषाई स्तर पर थोड़े समझौते क्यों ना करना पड़े, हमें संदेश पहुंचाना है। तो अगर हम युवाओं से बात करेंगे तो हम उनकी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी क्षेत्र विशेष में जाएंगे तो उन क्षेत्र की बोलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो सर ये तथ्य कितना सही या कितना गलत पाते हैं आप जब आप भाषागत पैमाने पर इसे कसते हैं? तो जी, इस चीज को इस प्रश्न को मैंने जब मैं भाषा शुद्धि शब्दावली लिख रहा था तो मेरे मन में पाठकों के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आया था और उसका उत्तर मैंने पुस्तक के अंदर दिया है कि हम सब इस बारे में इस पुस्तक के माध्यम से एक विचार, एक दृष्टिकोण जान सकते हैं और उसके बाद सोच विचार के अपनी नीति बना सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि एक राजनीतिक नेता है जो कहता है कि नहीं, मुझे तो अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट होता है, तो थोड़ा बहुत यदि मुझे मिक्स करनी पड़ी भाषा तो ठीक है, ये उसका अपना निर्णय हुआ। लेकिन यदि एक हिंदी पत्रकार अशुद्ध भाषा का उपयोग करे या एक साहित्यकार, लेखक अशुद्ध भाषा का प्रयोग करे या हमें अपने किसी पर्टिकुलर अभिव्यक्ति के लिए वास्तविक अभिव्यक्ति क्या है ये पता ही नहीं हो, जी, हम टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि भाषा जिसको बोलना चाहिए अमृत प्राय होने लगती है या उसका जो रूप है वो इतना विकृत हो जाता है कि उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो सुगंध, उसका जो एक मूल वो चला जाता है। और सबसे भाषा और शब्दों के चुनाव के ऊपर मुझे एक शब्द पे इस समय अंडरलाइन करके जो बोलना है वो ये कि जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान एक ऐसा मीन्स the self-definition with which we approach to anything in life, that is the starting point of our success journey as a matter of fact. तो यदि हमें शुद्धिकरण के विषय में एक दृष्टिकोण मेरी इस पुस्तक से मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पुस्तक के हाथ में आने के बाद अगले दिन से हमें शुद्ध भाषा ही बोलनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि हम अपने स्वाभिमान से जुड़ना शुरू करते हैं, हो सकता है हमारी भाषा में मान लीजिए मेरी हिंदी की वोकैबुलरी 3000 वर्ड्स की है और उसमें से 400 वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं उर्दू के यूज करने की टेंडेंसी है मेरी। हो सकता है कि अगले 10 साल में 400 से वो नीचे लाके मैं 320 पे लेके आऊंगा, 10 साल लगेंगे मुझे, हो सकता है। लेकिन उस 10 साल में यदि अपने स्वाभिमान के स्तर पे मैंने यात्रा कर सका, अपने आप को मैं रीडिफाइन कर सका, तो वो स्वाभिमान एक ऐसा एलिमेंट होगा जो मेरे सक्सेस के लिए बहुत बड़ा कारक फैक्टर बन सकता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। भाषाएं तो घुमक्कड़ स्वभाव के कारण एक दूसरे से मिलती जुलती रहेंगी, ये मतलब आज से नहीं, ये हमेशा से होता रहा है, राइट। तो भाषाओं का आपस में मिलना जुलना ठीक है, लेकिन कुछ मिलावट स्वीकार्य होती है और कुछ मिलावट अस्वीकार्य होती है। तो उसके बीच सीमांकन कैसे करना है उसको भी मैंने इस पुस्तक के अंदर एक व्याख्या के रूप में कवर किया है। और बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे भाषा हमारे सामूहिक स्वाभिमान को परिभाषित कर देती है। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा जवाब होगा कि क्यों हम अपनी भाषा को शुद्ध बनाएं इस सवाल का, क्योंकि आखिर ये हमारी एक सामूहिक पहचान और सामूहिक स्वाभिमान का सवाल है। सर, यहाँ मैं एक प्रश्न और लेना चाहूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनकी भाषा पर बहुत तीव्र असर जो है वो सोशल मीडिया का होता है। और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मिश्रित भाषा है और अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा ही है।
क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया के इस दौर में क्या हम ये शुद्ध भाषा का की बात इसका ये सिर्फ एक सपना रह जाएगा, या शुद्ध भाषा को शुद्ध वाकई में वो लोग कर पाएंगे जो कोशिश कर रहे हैं? सामूहिक रूप से हमारी भाषा शुद्ध हो सकेगी क्या? सोशल मीडिया और फॉर दैट मैटर जो कम्युनिकेशन का जो बिगड़ाव जिसको बोलना चाहूंगा मैं, एक जो रूप है सोशल मीडिया के कारण, जो भाषा में इन जनरल एक जो डिक्लाइन हुआ है, वो लिंग्विस्ट उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, राइट? और इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे कि इमोजीज की लैंग्वेज के ऊपर, या फिर जो आजकल जो ब्रो और आई मीन IMO, इन माय ओपिनियन के लिए IMO, या पेरेंट्स आर अराउंड पी सो जो टीनेजर्स की जो लैंग्वेज है और उनके जो एक्रोनिम्स हैं और इमोजीज हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च ऑलरेडी हो रहा है। और आई थिंक ये प्रोसेस मोर और लेस इरिवर्सिबल है, इसको हम एकदम से रोक तो नहीं पाएंगे, ये बात तो सही बात है। और ये जो प्रवाह है, इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमारे को एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे हम भाषा की शुद्धता या भाषा के और भाषा और मनोविज्ञान के बीच जो संबंध है ना, भाषा की शुद्धता के अलावा भाषा और मनोविज्ञान के बीच जो संबंध है, उसको हम कैसे सहेज के रखें। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, भाषा की बहुत सारी विधाएं होती हैं, कहानी है, कविता है, नाटक है, और उपन्यास है, या आज की डेट में ब्लॉग्स हैं या वीडियो हैं। तो उसी तरह की एक विधा होती है जो कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, एक व्यक्ति रचित नहीं करता, वो हमेशा कलेक्टिव होती है, और उस विधा का नाम है नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स जनवार्ता। आखिर हम बात क्या कर रहे हैं, बात की क्वालिटी क्या है, बात की दिशा क्या है, और उसमें हम अपनी तरफ से अपना योगदान तो दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ कलेक्टिव क्रिएशन। तो नैरेटिव किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम अपनी ओर से जो योगदान दे सकते हैं देंगे, बाकी बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब कहा सर आपने। मैं यहाँ चाहूंगी कि यदि हमारे श्रोताओं के कोई सवाल हो तो वो अपने सवालों को हमारे सामने रखें। आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का स्वागत है। जी फिलहाल तो मुझे लगता है प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न उनके मन में चल रहे थे, मुझे लगता है आपने खुद इतने सुंदरता से पूछ लिए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपने उतनी जो है डीप में जाके इतने क्वेश्चंस दिमाग में सोच समझ के जो प्रश्न लेके आई हैं, बहुत बखूबी निभाया आपने ये जो आज का जो वार्तालाप था। और उसमें मैं मेरे मन के जो भाव हैं, जो मेरे मन के प्रश्न हैं, मैं आपसे सर पूछना चाहूँगी। मुझे लगता है मुझे लगता है जो भी हमें सुन या देख रहे होंगे, वो सारे हमारे जो UBI प्लेटफॉर्म पे जो लेखक हैं, उनके मन का भी रहा होगा कि जब भाषा शुद्धिकरण की बात जब हम करते हैं, भाषा की शुद्धि की जब हम बात करते हैं, तो बोलचाल ही सिर्फ नहीं, हमें लेखन पर भी हमारे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा एक होती है और लेखन की भाषा एक अलग होती है। जैसा कि आपने कहा, जब एक साहित्यकार है कोई, या कोई पत्रकार है जो आर्टिकल लिख रहा है, जो छपने वाला है, जो कि 100,000 500 लाखों लोग पढ़ने वाले हैं, या अगर आप समझे तो फेसबुक जैसी जगह भी आपको इतने लोग पढ़ते हैं, एक मंच है जहाँ पे 5,000 10,000 लोग जुड़े हैं, वो आपको पढ़ते हैं। तो वो जो लेखन की जो शुद्धता है, उस पर किस तरह से काम किया जाए, और क्या कर सकता है कोई व्यक्ति अपने लेखन को सुधारने के लिए? क्योंकि लेखना तो आजकल सबने शुरू किया है। मैं भी अपने आप को बहुत नौसिखिया राइटर समझती हूँ, शुरुआत की है कुछ सालों पहले। तो बहुत सारे मेरे जैसे होंगे जिन्होंने अभी शुरुआत की है लेखन की, अपनी जर्नी की। उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि उनकी लेखन की शुद्धता आए, खासकर हिंदी में? क्योंकि हिंदी जो है, उसको लिखना और अंग्रेजी को लिखना बहुत फर्क है। हिंदी में एक बिंदी भी आपकी मीनिंग को बदल देती है। एक लकीर इधर की जगह इधर चली गई, आपकी मात्रा ई की जगह छोटी की बड़ी ई की हो गई, तो जो मात्राओं की छोटी छोटी गलतियां हैं, हलंत की गलती है, ये बहुत मायने रखती है।
और ये बात कैसे समझाई जाए और किस तरह से जी, उसको सुधारा आपने जाए? जो प्रश्न पूछा है सपना जी, मैं उससे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से रिलेट करता हूँ, क्योंकि व्यवसाय उपनिषद की एडिटिंग करते हुए, संपादन करते हुए, मैं आपको एक, जैसे आपने मात्रा का बताया कि छोटी ई बड़ी का एक एरर जो मैंने नोट किया, नियत और नियत। नियत जो है वो हिंदी का शब्द है, समथिंग विच इज ऑलरेडी यू नो डिसाइडेड, यू नो, नियत तय, समय जो को तय है। जाना, राइट। नियत और है। जी। नियत का मतलब होता है इंटेंशन, बड़ी ई की मात्रा के साथ, राइट। तो हम मैं नुपुर जी की किसी बात को मैं रिकोट करना चाहूंगा। नुपुर जी ने एक मेरे साथ इंटरेक्शन होते हुए कहा था कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए हमें एक अच्छा पाठक बनना आवश्यक है। यदि हम एक पुस्तक लिखना चाहते हैं तो कम से कम 100 पुस्तकें पढ़े हों। एक लेख लिखना चाहते हैं तो कम से कम 100 लेख पढ़े हों। तो वो जो फॉर्मूला है कि हम लिखना आज के समय में आसान है। आज के समय में तो इतना आसान हो गया है कि आपको टाइपिंग भी करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाके स्पीच वॉइस, टाइपिंग कर सकते हाँ, हैं, आप वॉइस से आप टाइप कर लेते हो। राइट। तो टाइपिंग भी आजकल एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह गया है, एक 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 एक, एक अटकाव नहीं रह गया है। तो ऐसे समय में राइटिंग हैज बिकम इजी, राइट। राइटिंग हैज बिकम इजी, एवरीबडी इज टेम्पटिंग यू टू राइट। फेसबुक पे जाओगे तो आप बोलेंगे कि आप पोस्ट डालिए, लिंक्डइन पे जाएंगे तो वो पूछेगा, ट्विटर पे जाएंगे तो वो पूछेगा व्हाट्सएप, नहीं तो हम सबको ही आपको आपको लालायित कर रहे हैं कि आप कुछ लिखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे को समझना ये होगा कि हम जो कुछ भी लिखते हैं वो अल्टीमेटली एक बिग डाटा का एक छोटा सा कंपोनेंट बन जाता है ना। बिग डाटा का ओशन है, वहां जाके एक बूंद बन जाती है वो। तो लिखना आसान है आज के समय में, सरल है, लेकिन अच्छा लिखना डेफिनेटली कठिन है, राइट। अच्छा लिखने के लिए 2-3 टिप्स जो मैं अपने अनुभव के आधार पर दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को अभी बहुत, जिसको बोलना चाहिए कि एस्टैब्लिश्ड ऑथर तो नहीं कह सकता, मतलब शशि थरूर टाइप के लोग होंगे जिनकी बात, जिनका नाम सुनते ही किताबें बिकती है, वैसा तो नहीं हूं मैं अभी। लेकिन एज ए राइटर पिछले 10 सालों में एक यात्रा मैंने कर ली है, राइट। मेरी पहली पुस्तक जब 10 साल पहले निकली थी, तो वो उस पुस्तक को आज मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितनी नौसिखिया हरकत की थी मैंने, राइट। और शायद नुपुर जी का परिचय उस समय ही मेरे साथ हुआ था। तो पॉइंट ये है कि जो लेखन है वो भी अपने आप में हमारे साथ साथ, जैसे जिसको बोलना चाहिए मानो विकसित होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे विचार करने की शक्ति विकसित होती है, जैसे जैसे एज ए पर्सन हम परिपक्व होते जाते हैं, हमारी लेखनी भी परिपक्व होती जाती है। तो लेखकों को या एस्पायरिंग ऑथर्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रुकिए नहीं, खूब पढ़िए, अलग अलग विचार से पढ़िए, दृष्टिकोण हमेशा एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखिए, राइट। स्वतंत्र, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली का विचार मुझे, जब मैं आसपास क्या हो रहा है उसके लिए जब मैं एक सेंसिटिव होके मैंने देखा कि इस टॉपिक पे, इस थीम पे एक पुस्तक की रचना की जा सकती है, तो एक प्रोडक्ट निकल के आ गया। व्यवसाय उपनिषद के ओरिजिन की मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूं। मेरे एक क्लाइंट जिन्होंने लगभग 3 साल पहले मेरे से अप्रोच किया था, उन्होंने मेरे को एक फोन किया कि अग्रवाल साहब, मेरा बेटा जो है आज 28-29 साल का हो गया है, बट वो बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? 60 साल का बिजली का बिल पेंडिंग हो गया है और मुझे 3 महीने बाद आज मालूम चला। मैंने कहा सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरे को अपने पिछले 3 साल के, 2 साल के या 6 महीने के बैलेंस शीट्स थोड़ा भेज दीजिए, तो मैं थोड़ा एसेस कर लूंगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है और कहाँ पर अपने को एक्शन लेना है। तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि एक उद्यमी वर्ग के अंदर एक सेगमेंट ऐसा है जो इस चिंता से गुजर रहा है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को कैसे तैयार करें। खुद तो वो सफल हो गए हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को कैसे तैयार करें। वो एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल सेगमेंट है जिसको हम असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे कोई एजुकेशन नहीं लिया है। दे आर पीपल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल,
दे आर पीपल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और उन्होंने पिछले 3-4 दशक मेहनत करके अपने उद्यम को तो स्थापित कर लिया, लेकिन अगली पीढ़ी को कैसे स्थापित करें इस चीज पे वो अटक गए हैं। तो वहां से व्यवसाय उपनिषद की शुरुआत हुई। तो लेखकों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि लिखने के लिए अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो लिमिट टू इट, देयर आर इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज फॉर राइटिंग। यदि हमारे अंदर टिके रहने के लिए एक परसिस्टेंस के लिए हमने एक मन बना लिया, तो इन्फिनिट कैरियर हो सकता है राइटिंग। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो सेशन चल रहा है इस वक्त। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ। जी जरूर। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी शायद जूम में, तो इस जगह भी गैप आया है ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोग बोल रहे हैं ओके। मेरे मत से सोशल मीडिया की चैट तो नुक्कड़ों पर चलती अनौपचारिक गप शप से अधिक कुछ नहीं है, जो सदैव साहित्यिक भाषा से कोसों दूर रही है। बिल्कुल सही कहा, ये श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं और काफ़ी सीनियर पर्सन हैं, और वैसे भी तो कविताएं तो लिखते ही हैं, और ये आपसे शायद ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे होंगे क्योंकि उद्यमी और जो है जॉब में रहे हैं, उस फील्ड से आते हैं जिस फील्ड से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेखकों को, तो शायद इस वजह से उनको ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट भी बैठ रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं। इंदु जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये दिशा जी भी कह रही हैं, किरण नगर जी भी कह रही हैं। किरण नगर जी मेरी मदर हैं, तो दीदी में हमारे साथ, वो हिंदी की अध्यापिका रही हैं 36 वर्षों तक। तो क्योंकि मैं लेखन की त्रुटियों की जब मैं बात करती हूँ तो ये वहाँ से भी जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से इतना बार बार जब उनकी करेक्शन कॉपीज की वो करती थी तब देखते थे हम, हलंत के लिए भी वो मार्क काट देती थी। तब से वो ठोक ठोक के दिमाग में है कि नहीं, गलती नहीं करनी की कोशिश करके जहाँ तक हो सके इसको। तो मुझे लगता है बहुत प्रमोद मुंगला जी भी जुड़े हैं, बहुत सार्थक बातें। सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आज की जो वार्तालाप चल रही है। मुझे लग रहा है बहुत अलग लेवल पे, और इतने बड़ी बड़ी डीप बातें हम इतने डीप बात से इतने सहज भाव से समझ पा रहे हैं आपके जरिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो और लेखन के लिए बस मेरी तरफ से भी यही है कि मैं सभी को हमेशा कहती हूँ, आज मैं ये कहूँगी कि UVI LLP तो है ही, हम सिखाते हैं हिंदी लेखन, अगर कोई सीखना चाहे तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। हर एज ग्रुप इज वेलकम, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा आज सर की किताब आपके बीच है, और सर की किताब आपको अवेलेबल है, डिस्काउंट पे भी है, कूपन्स भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो जो शुद्धियाँ हैं अशुद्धियों को मिटाइए अपने अपने लेखन से, किताब के जरिए, पढ़ाई के जरिए, और भी बहुत सारी किताबें शायद होंगी मार्केट में, उसको पढ़िए और अपने आप को संवारिए, अपने लेखन को संवारिए। मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगी, बाकी मतलब आप संभालिए कमान, बाकी बात तो आपके हाथ है। जी सपना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम अच्छा लिखने लगते हैं और उसके पीछे के तथ्यों को समझते हैं कि क्यों, कहाँ पर बड़ी ई और कहाँ पर छोटी ई लगानी है, तो हमारे उच्चारण भी शुद्ध हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे शब्द चयन, हमारी अभिव्यक्ति सबको निखारने लगता है। अरविंद सर से मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगी। सर, आपका लंबे समय तक जो वार्तालाप रहा या जो सीधा संवाद रहा, वो मैनेजमेंट की एजुकेशन लेने आए हुए युवा वर्ग से रहा। क्या इन बच्चों को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? हमारी भाषा क्या विकसित और परिष्कृत होने की तरफ बढ़ रही है, या हमें चिंता करने की जरूरत है? साहित्य से परे जो दैनिक जीवन में भाषा उपयोग की जाती है, उसे लेकर आपने क्या महसूस किया जब आपने युवाओं को देखा? जी देखिए, भाषा हमेशा इसके दो रूप रहते हैं। भाषा के हमेशा दो रूप रहते हैं। एक होता है सामाजिक या अनौपचारिक पक्ष, जो होता है वो परिवार में मित्रों के बीच अनौपचारिक बातचीत होती है, और दूसरा होता है फॉर्मल औपचारिक बातचीत। तो दोनों स्थान पे भाषा, जैसे होता है कि हम घर आते हैं तो अपने घर के कपड़े पहन लेते हैं और बाहर जाते हैं तो प्रोफेशनल कोट डाल के चले जाते हैं। तो वो एक जो भाषा के अंदर
ये एक सुंदरता है कि वो अपना रूप आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है, और उसमें इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इसी लचीलेपन के कारण शायद वो हमारे विचार को कैरी कर पाती है, हमारे विचारों का वाहन बन पाती है। तो जहाँ तक बच्चों के साथ मेरे इंटरेक्शन की बात है और क्या वो विकृति की ओर जा रही है, भाषा विकृति की ओर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सोशल प्रोसेस होता है, भाषा एक तो हम सीखते हैं एज ए इंडिविजुअल या उपयोग करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो एक भाषा के विकास का जो एक सोशल प्रोसेस होता है, कलेक्टिव प्रोसेस होता है, वो तो अपनी गति से चलेगा, लेकिन फिर भी परिवार और जो एक छोटे छोटे समूह होते हैं कि वर्क प्लेस में एक छोटा सा ग्रुप होता है, परिवार अपने आप में एक छोटा सा ग्रुप होता है कि एक परिवार में 4 या एक पड़ोस के अंदर 8-10 लोग, तो छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं शायद बहुत थोड़ा कर पाऊँ, लेकिन जब छोटे छोटे ग्रुप्स इस बारे में, इस दिशा में, इस विषय में थोड़ा प्रोत्साहित हो जाएंगे, तो भाषा की शुद्धता, जैसे होता है कि घर में हर 24 घंटे में थोड़ी एक बार झाड़ पोछ करनी पड़ती है, या हर साल एक बार थोड़ा सा स्प्रिंग क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो भाषा में भी यदि बीच बीच में थोड़ी सफाई हो तो मुझे लगता है कि इसमें उसमें थोड़ा जो ग्रेस वर्ड है, जो गरिमा और गौरव है, उसका जो एक सुंदर सौंदर्य है, वो निखर के एक बार फिर से वापस आ जाएगा। और मेरे ख्याल से बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं, नई पीढ़ी जो है आई थिंक दे आर क्वाइट सेंसिटिव, मतलब अपने भविष्य को लेके, और ऐसा कुछ हो जो सार्थक हो, महत्वपूर्ण हो, तो उसके लिए वो आगे आते हैं, मतलब जोर शोर से आगे आते हैं, उत्साह के साथ आगे आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है शायद श्रोताओं में कुछ सवाल हैं, उनके अंदर कुछ जिज्ञासा है आपसे पूछने के लिए, तो मैं सपना जी से अनुरोध करूंगी यदि उनके पास कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो, तो वे आपसे साझा करें। जी नुपुर जी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ प्रश्न हैं जो श्रोताओं के मन में आ रहे हैं। कमला मुलानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से। उनका एक कहना है कि साहित्यिक भाषा का विकास कैसे हो, इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। हाँ, कल्पना जी, साहित्य से, हालांकि पुस्तक मैंने लिखी है, किताबें मैं लिख रहा हूँ और लिखने का प्रोसेस, लेकिन जिसको साहित्य बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त या सरोजिनी नायडू या मैथिली शरण, उस तरह की साहित्य से मैं बहुत ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा है। मैं लेखन कर रहा हूँ सिर्फ जो समाज में बिखरी हुई परेशानियां हैं, जो समाज में बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जो टूल्स चाहिए, पुस्तकें हो सकती हैं, वीडियो मैगजीन्स हो सकता है, वो विधाएं मैं क्रिएट करने के लिए लेखन का उपयोग कर रहा हूँ। तो साहित्य जहाँ पर जो विचार शैली होती है वो कुछ ऐसा क्रिएट करने की होती है जिससे लोगों का मनोरंजन हो, या आत्मज्ञान बढ़े, या एक उनको एक काल्पनिक घटनाक्रम या कहानी से उनका एक समय व्यतीत हो, तो साहित्यिक लेखन में अभी तक मेरा अनुभव लगभग शून्य है कल्पना जी। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि मैं आपसे सुनना चाहूंगा, जिनका साहित्य के क्षेत्र में ज्यादा योगदान है और ज्यादा अनुभव है। शायद नुपुर इस तरफ कुछ प्रकाश डालेगी क्या? जी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, जितना मैं समझ सकी साहित्य को। एक कहावत है कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो जाहिर सी बात है कि साहित्य में वही भाषा परिलक्षित होती है जो उस समय समाज में प्रचलन में हो, जिस समय वो साहित्य रचा जा रहा है। अगर आप स्वतंत्रता पूर्व वाला साहित्य देखेंगे तो वहां पर यदि तकनीकी शब्द भी हैं या कानून से संबंधित शब्द भी हैं किसी कहानी या उपन्यास में, तो वो वही शब्द हैं जो उस दौर में इस्तेमाल किए जाते थे।
आज का अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको उसमें वही शब्द मिलेंगे जो आज प्रचलन में है, क्योंकि जो भी साहित्यकार है, साहित्य अक्सर पात्रों के इर्द गिर्द बुना जाता है, वहां रचा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि भाषा भी वही आ जाती है या भाषागत मजबूरी भी बन जाती है अपने किरदार को मजबूती देने के लिए, कि भाषा वैसे ही उपयोग करनी पड़ती है जैसा कि वो किरदार करता होगा या कर सकता होगा। तो मतलब गुप्त साहब हुए या रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, हूबहू वैसी की वैसी रचनाएं मिलना या हूबहू वैसा का वैसा शब्द प्रयोग मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है नुपुर, कहीं ना कहीं अगर वो मिल भी जाए तो जी उसके लिए पाठक मिलेंगे क्या, या वो जो पाठक बिल्कुल, है क्या वो इसे समझ भी पाएगा क्या, वो भी बड़ी जी बात जी जी, ये बड़ा सवाल है। और काव्य शायद रचा जा सकता है, लेकिन उपन्यास और कहानियां तो समकालीन ही रची जाती है। जाती है। बिल्कुल सही कहा। मतलब जी उपन्यास की जब बात करें, आज के युग में जो आ रहे हैं, हम चेतन भगत सर का शायद कुछ जी का प्रॉब्लम है, आ जाएंगे। कोई बात जी नहीं, जी, तो जैसे आगे जो उपन्यास आएंगे 21वीं सदी के, उनमें वो पत्रों का जिक्र कम होगा, हाँ उनमें मेल्स व्हाट्सएप मैसेजेस का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप पुराने उपन्यास देखेंगे तो पत्रों की पूरी श्रृंखला मिल जाएगी बिल्कुल उपन्यास में। बिल्कुल। नीति जी का भी एक प्रश्न है, क्या हम हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को लेखन की भाषा मान लें? आप में से जो भी ये प्रश्न लेना चाहे, दोनों दिग्गज बैठे हैं मेरे के सामने। एक्चुअली यदि ब्रीफ में मैं संक्षिप्त में अपने विचार रखना चाहूँ तो ये पर्टिकुलर जो रचना बन रही है उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक रचना का, चाहे वो फिल्म्स हो या उपन्यास हो या यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहे हो, हर रचना का एक उद्देश्य होता है। रचनाकार स्वयं वो समझ पाए या ना पाए, समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ना समझे तो भी उससे एक ना एक उद्देश्य पूरा होता है, और ज्यादातर मनोरंजन हो सकता है। और यदि मनोरंजन नहीं तो फिर समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन या कभी उसका ठीक विपरीत नकारात्मक विध्वंसात्मक परिवर्तन। तो यदि हम अपने रचना के पीछे के उद्देश्य को समझ सके तो हम इस बारे में एक निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि भाषा और विधाएं और रचना जो होती है वो, जैसा कि नुपुर जी ने अभी कहा, कि समाज का आईना होती है, और वो समाज का आईना होती है जो अभी हो रहा है। एट द सेम टाइम समाज का आईना जो समाज हो सकता है, जैसे हम अपना मेकअप करने के लिए आईना देखते हैं तो जो हम हैं वो भी दिखाता है, और हम जो हो सकते हैं वो भी एक, तो समाज को एक दिशा भी दे सकता है, उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आई सर आपकी, कि ये जो साहित्य जो हम आज लिख रहे हैं, तो माना कि आज के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, लेकिन इसे एक सही दिशा में भी मोड़ा जा सकता है। ये बात हम सब लेखकों के हाथ में है। तो जो लेखन में से जुड़े हुए हैं वो ये बात का दायित्व उठाएं कि इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परेशानी का जी साझा हम जी आराम जी, से कहा ही जाता है कि लेखनी में इसको, बहुत ताकत होती है, लेखनी में पेन इज दिस इज। आई बिल्कुल, आई बिलीव इन इट एंड आई एग्री टू दैट, क्योंकि वो आप जब पढ़ते हो, आप जो भी पढ़ते हो वही आप लिखोगे। तो जब आप अच्छा पढ़ोगे भी और जब अच्छा आ रहा होगा सामने आपके, तो आपकी लेखनी और सुधर जाएगी। तो वो कुछ कहना चाहोगे क्या? जी सपना जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक दो लाइन कहना चाहूंगी सबसे पहले तो इस पर, कि एक ही भूल में उम्र भर करता रहा, एक ही भूल में उम्र भर करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी, आईना साफ करता रहा। क्या बात, मतलब अगर हम इसे साहित्यिक परिदृश्य में देखें तो हमें पहले अपने चेहरे को साफ करना होगा। जब हमारी आम बोलचाल में, हमारे कामकाज में भाषाएं परिष्कृत होगी तो वो खुद ब खुद हमारे साहित्य में झलकने लगेंगे। और जहां तक नीति जी के सवाल है, तो हिंदुस्तानी वैसे ही स्वीकृत है हमारे साहित्य की भाषा में, उसे अलग से किसी स्वीकार्यता या मान्यता की जरूरत नहीं है।
बहुत सारा साहित्य और पत्रकारिता में बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत प्रचलित है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रचलन में है वो हर जगह झलकेगी, हर रचना में झलक जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। श्याम जी भी कुछ चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन था। अच्छा, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, मैं ये आप तक पहुंचाना जरूर चाहूंगी। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, मात्राओं के प्रति कवियों व अनेक लेखकों की असंवेदनशीलता शोचनीय प्रतीत होती है। संभव है भविष्य भाषा का स्वरूप ही बदल दे। तो जो हम लेखक हैं, ये हमारा दायित्व है बनता कि हम अपनी भाषा को इतना सही रखें, और चाहे आप फेसबुक पे लिख रहे हैं, चाहे आप छोटे से किसी कॉन्टेस्ट में ही भाग ले रहे हैं, अपनी भाषा को जरूर सुधारने की कोशिश करें। भाषा जब आप सुधारेंगे तो आपको जो पाठक है वो भी ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि पाठकों में भी कई लोग बैठे होंगे जिन्हें दिखता होगा कि वो गलत है। आपको समक्ष रूप से बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार किसी को, लेकिन जब कोई लेखन खुद कर रहा है और वो अपनी खुद की त्रुटि खुद अगर देखने लग जाए, कोशिश करने लग जाए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत से लोग हैं पटल, इतने सारे पटल आजकल खुले, आप कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ें, उनसे पूछें, बातचीत करें। कहीं अगर आपको दिखता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत हर जगह पे जीत के आ रहा है, आजकल तो प्रचलन है, इतने कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, बात करिए पटल वाले जो लोग हैं उनसे, टीम वालों से बात करिए किस तरह से सुधारा जा सकता है। अगर आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आपकी लेखनी बिल्कुल सुधर पाएगी। बिल्कुल सही कहा श्याम सुंदर जी आपने, मात्राओं की गलतियां बिल्कुल सुधारने की कोशिश करते रहेंगे हम, जब तक है तब तक हम तो करते रहेंगे, टीचर हैं क्या करें। जी, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ श्याम सुंदर जी से, क्योंकि ये गलतियां आंखों को चुभती हैं। जब आप कुछ अच्छा पढ़ रहे होते हैं और आपको सामने गलतियां नजर आती हैं, तो अचानक आप उसका मूल भाव छोड़कर वो गलती की तरफ आपका ध्यान चला जाता है, और वो आंखों को चुभने से लगती है। हाँ, इतनी सुंदर कविता आपने लिखी है, उसमें एक गलती वो कंकर की तरह चुभने लगती है, तो वो ना करें बिल्कुल। और कौन कुछ कहना चाह रहा है? जी कमला जी, थैंक यू सो मच। आप कह रही हैं कि जी मैं अक्सर अपने आसपास की घटनाओं और व्यक्तियों से प्रेरित होकर लिखती हूँ। आप बिल्कुल बहुत अच्छा लिखती हैं, और ऐसे ही लिखते रहिए। सुधार हम सबको जरूरत है, करते रहेंगे, एक दूसरे को सुधारते रहेंगे। आजकल वैसी भाषा को समझने वाले भी नहीं मिलेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही कही है। और कोई प्रश्न तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, बाकी तारीफें बहुत हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके अंदाज को बहुत पसंद किया है। नुपुर जी, सर की भाषा, सर का जो इतना सरलता से बातों को समझाना, इतनी इतने बड़े परिप्रेक्ष्य को इतने सरल रूप में हम हमारे बीच में रखना, ये सबको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत धन्यवाद सर। आगे आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद, उन्होंने इतना वक्त दिया और इस अलग हटके की गई बातचीत को सुना, इसमें शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देने के लिए मेरे पास एक और कारण है, और मैं आप सभी श्रोताओं को ये बताना चाह रही हूँ। सर की जो किताब है उसकी मैं लिंक आपको अभी पहले दिखाना चाहूंगी। क्या आपको नजर आ रहा है? मैंने शायद गलत लिंक। ये जो शॉप है, शॉप पे क्लिक करिए, ऊपर मेनू पे शॉप पे क्लिक करिए, शॉप पे, हाँ इस पे। तो यहाँ आपको किताबें मिलेंगी सबकी, सबसे और पहली जो साइड में ये जो किताब है, ये जो किताब है, इस पे जब आप जाएंगे और आप इसे, आपने देखा यहाँ पे यूबीआई दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये तो मतलब धन्य हो गया यूबीआई, आपकी किताब के साथ जुड़ने का मौका मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस मंच की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस जो आपने हमारे लिए ये अलग से डिस्काउंट कूपन क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोग जो देख रहे होंगे, ये जो किताब है ये अब अवेलेबल है ऑनलाइन, अब आप इसे खरीद सकते हैं, और इसके लिए 15% डिस्काउंट सभी यूबीआई के जितने लेखक हैं, जितने भी
मेरे साथ आज जुड़े हैं। उनके अलावा मैं इस की जो प्रोमो कोड है मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, और भी कई लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जो यूपीआई के पटल पे रेगुलरली लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं। हमारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, तो उसमें भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इसे अपने गुने हमारे जो लेखक हैं उनके साथ और उन तक पहुंचाएं ये शब्दावली, ताकि वो अपने लेखन को सुधार सकें और हमें कम से कम गलतियां देखनी पड़े। बहुत धन्यवाद सर। या आप इस तरह से इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और जब ऐड टू कार्ट करेंगे और फिर मुझे लगता है सर इसको व्यू फिर कार्ट पे जाना पड़ेगा आपको, व्यू कार्ट जो ऊपर जो एक जी यहाँ पे व्यू कार्ट पे कार्ट जाएंगे एंड यहाँ पे अप्लाई कोड आता है, यहाँ पे आप यूपीआई का कोड डालिए। ये मैंने डाला, अप्लाई कोड पर नजर किया, तो देन आई कैन गो टू प्रोसीड। तो ये 80 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये 400 रुपए की आपको किताब पड़ेगी। प्रोसीड टू चेकआउट, अपना यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दे सकती इसलिए नहीं दूंगी, लेकिन बाद में जाके उसे खरीदूंगी। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और लेखकों और पालकों से मैं कभी भी किसी भी रूप में काम आ सका तो आपके माध्यम से। तो जब हम आपको परेशान जरूर करेंगे, जब कोई इतना अच्छा लेखक हमें बोल दे कि हाँ आप हम कहीं किसी तरह से जुड़ सके, तो हम कभी परेशान करते रहते हैं फिर उन्हें। तो आप तैयार रहिएगा। जी 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 डेफिनेटली। मुझे लगता है श्रोता अब आपसे सीधे भी संपर्क करना चाहेंगे, और वो आपका जब प्रोमो कोड मैं शेयर करूंगी सबके साथ, तो आपका डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी, आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो डायरेक्टली आप बात कर सकेंगे। बस मंच की यही कोशिश रहती है कि हम उसी तरह से लेखकों के साथ पाठकों को जोड़ सकें और लेखन को सुधार करवा सकें लोगों की। कोशिश करते रहते हैं, अपनी खुद की भी लेखनी सुधार रहे हैं, तो साथ में जब हम सीख रहे हैं आप भी हमारे साथ सीखें। इस मानसिकता के साथ हम अलग अलग अपने कार्यक्रम लेके आते हैं। कल का भी एक कार्यक्रम बहुत प्यारा होने वाला है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो कल सुबह जरूर आए। भारतीय समयानुसार 11 बजे, और मलेशिया और सिंगापुर के समय के हिसाब से 1:30 बजे, 11 बजे और 1:30 बजे हमारे यहाँ। कल हम सीखने वाले हैं कविताओं के प्रकार। जो कवि मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कल कविताओं के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रारूप, उनके बारे में डॉक्टर जगदीश रोम सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। काफ़ी सीनियर राइटर हैं उनके, मैं जब आपको उनसे मिलवाऊंगी तो आप जान पाएंगे उन्हें। और उनको इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम का संचालन करेंगी हमारे एक कवित्री हैं, आराधना झा जी, सिंगापुर से जुड़ेंगी वो। तो सर आपको भी आमंत्रण है, आप यदि किसी भी कवि को जानते हैं तो जरूर जोड़िए। और नुपुर तो है ही हमारे टीम में, साथ में शामिल है, बैकएंड में सब लोग साथ में मिलकर काम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद जो अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, और आदि आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते नुपुर जी। सपना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने सुना और पसंद किया। नुपुर जी आपका संचालन इतना सुंदर था, प्रश्न जितने सुंदर, और इतने गहरे प्रश्न आप लेके आई, और सर ने उतने बड़े गहरे प्रश्नों का इतने आसानी से, इतने सहज भाव से हमें जवाब दिया कि जितनी गुंठाएं होंगे, जो हमारे प्रश्न और जो जाले रहे होंगे वो सब झड़ गए होंगे आज। इतने अच्छे हमारे साथ वक्ता थे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पूरे मंच की तरफ से बहुत धन्यवाद। मैं लाइव से